अगर कोई इंसान चाहता है उसका जो मनपसंद शख्स है वो हमेशा उससे प्यार करे और उसका एडिक्टेड रहे, न्यूरो साइकोलॉजी में कोई टेक्निक है इसकी? एक आइसोलेशन होती है लव बम्बिंग में। किसी की जिंदगी में एक लड़का आया, उसने आते ही इतनी अफेक्शन शो की है, चाहे गिफ्ट देने की मामला हो, चाहे टाइम देना हो, चाहे घुमाना फिराना हो, उस बंदी का जो डोपामीन लेवल है ना वो ऊपर चला जाता है और आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं। कहते हैं क्या जिंदगी है। जब वो फिर आइसोलेट होता है तो आप तड़पते हैं। अगर आपने किसी वजह से डोपामीन इतना कर लिया ना, तो इस पे जो आपको मजा आएगा ना, फिर डोपामीन ने वापस उसी जगह आना होता है, आप उस पे रह नहीं सकते। फिर होता क्या है, वो अपनी मर्जी से आपसे चीजें मनवाता है, फिर आपको टाइम देता है, आपको हाईजैक कर लेता है बंदा। तो टेक्निक इसमें ये होता है, जब आप किसी से कोई छोटी चीज मांगते हैं ना, तो वो आराम से दे देता है। फर्ज करें मैंने आपसे ये पेज मांगा है, अगले दिन मैं बॉल पेन मांगता हूँ, आप वो भी दे देंगे। अगले दिन मैंने गाड़ी मांग ली थोड़ी देर के लिए। जब आपका ब्रेन एक डायरेक्शन में जाना शुरू करता है ना, तो वो हो जाता है। कॉन्शियस हो जाएंगे। अगर आपसे कोई बंदा बहुत माइनर सी चीज मांगता है ना, तो उसका कोई मकसद होता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे बचें इस चीज से? कुछ निशानियां मैं आपको बता दूं। किसी का बच्चा गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, गलत आदतों में इन्वॉल्व हो गया है, तो उसे इल्म में लाए बगैर कोई ऐसी टेक्निक है इनडायरेक्ट साइकोलॉजी में कि हम उसे ठीक कर सकें? भी एक टेक्निक है जिससे किसी को बताए बगैर आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? फर्ज करें आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा, कि आप एक खास इवेंट पे जा रहे हैं और आप नहीं चाहते कि ये ब्लैक शर्ट पहन के जाए, तो आप उसको बताए बगैर इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो थोड़ी देर बाद जाए और चेंज करके आ जाए। क्या आप जानते हैं कि न्यूरो साइकोलॉजी में कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे आप किसी के इल्म में लाए बगैर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप किसी को हीरो से जीरो और जीरो से हीरो भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मनपसंद शख्स को अपने बारे में सोचने पे मजबूर भी कर सकते हैं कि वो आपकी बात सेकंडों में आसानी से मान सके। ये तमाम टेक्निक्स हमें बताई हैं न्यूरो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रफीक डार साहब ने। डार्क साइकोलॉजी इस हद तक ख़तरनाक होती है कि आप किसी भी इंसान के इल्म में लाए बगैर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम आपसे जानेंगे कि हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि ये होता कैसे है। साइकोलॉजी की 70 से ज़्यादा फील्ड्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, हेल्थ साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, इसी तरह एक डार्क साइकोलॉजी भी है। अब जितनी भी साइकोलॉजीज़ हैं सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये वाहिद साइकोलॉजी है जो अच्छी नहीं है, जो कि मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी, कंट्रोल करने की साइकोलॉजी। इसमें ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं जो एक ख़तरनाक हद तक जो है ना किसी को कंट्रोल कर सकती हैं और उनको नुकसान पहुंच सकता है। एक थ्योरी है जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहते हैं। अच्छा। यानी इसमें ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो बर्डनाइज हो जाता है। जब आपका ब्रेन बर्डनाइज होता है, और स्पेशली ब्रेन का वो हिस्सा बर्डनाइज होता है जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, जब वो बर्डनाइज होता है तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ही ये है कि आपने ऐसे हिला दिया दिमाग को। जब आपका दिमाग हिलता है ना, बेसिकली डार्क साइकोलॉजी में ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप में कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करती। जब कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट होती तो आप खुद फैसला नहीं कर सकते। तो ये याद रखिए कि जब भी आप खुद फैसला ना कर पाएं तो फिर जो दूसरे फैसला करते हैं वही करते हैं, तो आप तो कंट्रोल हो गए फिर। बिल्कुल। देखिए ये कॉमन सेंस, जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते फिर उसी की सुनते हैं जो आपके साथ खड़ा होता है। अगर वही बंदा जो आपके साथ खड़ा हुआ और आप में कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट कर रहा है, फिर वो जो बात करेगा आप कर लेंगे। नहीं तो फिर अगले इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि ये मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, या उसके दिमाग को कुछ क्लिक नहीं हो रहा ये होता। डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, आप में अवेयरनेस कितनी, आप ज़हीन कितने हैं, आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं, एक्सपीरियंस आपका कितना है। तो जितना जितना आपका एक्सपीरियंस होता है आप उसी तरह जो है वो अलर्ट भी होते हैं, अवेयरनेस भी आती, तो पता चल भी जाता है, लोग बचते भी हैं। तो इसीलिए मेरा जो हमेशा फोकस होता है कि डार्क साइकोलॉजी जब मैं सिखाता हूँ लोगों को, तो मैं इसलिए नहीं सिखाता कि आप लोग ट्राई करें, मैं इसलिए सिखाता हूँ कि आप बचें उन लोगों से, कि आप बच कैसे सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि आप बच सकें। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में जो मैनिपुलेशन है वो बहुत हद तक है, बहुत ज़्यादा। बेशक, वेरी ट्रू। बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है, फैमिलीज़ के अंदर, दफ्तरों में, हर जगह पे आपको मैनिपुलेशन नजर आएगी। एक टॉक्सिक होते हैं, एक कंट्रोलिंग बिहेवियर आपको नजर आएगी। एक इवन छोटे छोटे घर में, छोटे छोटे दफ्तरों में आपको एक डिक्टेटरशिप नजर आती। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अगर आपके अंदर ये अवेयरनेस आ जाए तो आप बहुत हद तक बच सकते हैं इससे। ठीक हो गया सर, लेकिन जो लोग डार्क साइकोलॉजी सीखते हैं क्या वो मेंटली खुद भी डिस्टर्ब होते हैं?
नहीं, सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप डिस्टर्ब हैं तो सीख रहे हैं। हाँ, हो सकता है अगर आपको कोई आप मैनिपुलेट हुए हैं तो आपको किसी ने बताया है कि आपके ऊपर डार्क साइकोलॉजी लगी है, तो हो सकता है फिर आप इस चक्कर में सीख लें कि फ्यूचर में मुझे कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। तो कुछ लोग इस तरह भी सीख रहे होते हैं, कुछ लोग क्यूरियोसिटी के लिए सीख रहे होते हैं कि क्या होती है, कैसे काम करती है। तो नॉलेज हासिल करना किसी भी चीज़ का वो तो बुरा तो नहीं है। बेशक, तो आप सीख तो सकते हैं। हर बंदे की अपनी इंटेंशंस होती हैं, वो क्यों सीख रहा है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं, हम इनडायरेक्ट साइकोलॉजी की बात करते हैं। अगर किसी का बच्चा गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, गलत आदतों में इन्वॉल्व हो गया है, तो उसे इल्म में लाए बगैर कोई ऐसी टेक्निक है इनडायरेक्ट साइकोलॉजी में कि हम उसे ठीक कर सकें, उन आदतों से निकाल सकें? देखिए, बहुत सारी अप्रोचेस हैं साइकोलॉजी में, जिससे आप किसी को बताए बगैर आप उसको निकाल सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं, उसमें ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। बहुत सी टेक्निक है, जिस तरह हिप्नोसिस है। आप हिप्नोटाइज किसी को कर सकते हैं किसी को बताए बगैर, और आप अपनी बात मनवा सकते हैं अगर आप चाहें। फर्ज करें अगर आपका कोई बच्चा है, पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। समटाइम ये होता है कि जो फैमिली फ्रेंड्स का सर्कल होता है ना, जी जी, तो अगर आप किसी को डायरेक्ट बात करें ना, तो डायरेक्ट बात को मानता नहीं। यहाँ पे एक थ्योरी होती है जिसे हम थ्योरी ऑफ रिएक्टेंस कहते हैं। यानी कि आपके दिमाग जैसे काम करने का उसका स्टाइल है ना, स्पेशली उन कल्चर में जहाँ पे मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है ना जी, तो वहाँ पे अगर आप किसी को सीधी बात करें ना, तो वो ऑलरेडी उसको पता होता है कि मैनिपुलेशन लोग करते हैं। तो वो जो बात आप सीधी करेंगे ना, वो समझेगा कि ये इसमें उसका ही कोई फ़ायदा, मेरा इसमें फ़ायदा नहीं, इसलिए वो बात नहीं मानता। अच्छा, और स्पेशली फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। स्ट्रेंजर से शायद आप जल्दी मान जाए, हाँ सही कह रहे हैं, स्ट्रेंजर से आप जल्दी मान जाए, जी, लेकिन फैमिली फ्रेंड जो होते हैं ना, उसको अगर आप सीधी बात करेंगे ना, तो वो उसमें उसको चैलेंज करता है, उसको चैलेंज करेंगे। फर्ज कर आप किसी से ऐसे कहें ना कि आपने ये ब्लैक शर्ट क्यों पहनी हुई है, तो वो कहेगा आप कौन लगते हो मुझे कहने वाले। हाँ, अगर उसको ऐसे कह दिया जाए कि मैं, फर्ज करें आप एक मेटाफॉर उसे सुनाएं, एक स्टोरी सुनाएं। देखिए, मेटाफॉर की मैंने बात की, मेटाफॉर भी एक टेक्निक है जिससे किसी को बताए बगैर आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? फर्ज करें आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा जो है या बच्चा जो भी फ्रेंड है, कि आप एक ख़ास इवेंट पे जा रहे हैं, जी जी, और आप नहीं चाहते कि ये ब्लैक शर्ट पहन के जाए, तो आप उसको बताए बगैर एक ऐसे दूसरे बंदे के साथ बात करना शुरू कर दें। अच्छा, वो मैंने एक लड़का देखा था, वो अजीब उसने ब्लैक सी शर्ट पहनी हुई थी। आप यानी कि वो सुन रहा है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो थोड़ी देर बाद जाए और चेंज करके आ जाए। हाँ, ऐसे वो चेंज नहीं करेगा कि अगर आप उसे कहें कि ये ब्लैक शर्ट चेंज करो, ऐसे नहीं करेगा। डायरेक्टली नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि 90% ट्रेंड यही होता है। कुछ लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है कि सम टाइम यहाँ पे 2 तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं। अच्छा, वो कौन सी? एक वो पर्सनालिटीज़ होती हैं जो डायरेक्ट बात को अप्रिशिएट करते हैं। ओके, बिल्कुल। हाँ, एक वो पर्सनालिटी होती है जो डायरेक्ट को अप्रिशिएट नहीं करते। जो डायरेक्ट को अप्रिशिएट करते हैं उनको फिजिकल सजेस्टिबल हम कहते हैं। अच्छा, मतलब उनके अंदर एडॉप्टेबिलिटी होती है किसी बात को सुनने की? नहीं, डायरेक्ट सुनने की। डायरेक्ट सुनने फर्ज की। करें मैं आपको, आप फर्ज करें फिजिकल सजेस्टिबल है ना, जी, मुझे पता चल गया कि आप फिजिकल सजेस्टिबल है, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं आपको जो भी बात करूं सीधी करूं। ओके। अगर मैं सीधी नहीं ना करूंगा, हाँ, तो आपको आप माइंड करेंगी कि यार मुझे सीधा बता दो, आप इधर उधर क्यों बातें करते हो। ऐसे आपने सुना होगा। हाँ, साफ गो लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये सच फिजिकल बोल के दिल सजेस्टिबल, तोड़ दो। हाँ, ये फिजिकल सजेस्टिबल। और एक होते इमोशनल सजेस्टिबल, वो सीधी बात पसंद नहीं करते। अगर आप उनको सीधी बात करेंगे, वो कहेगा इतना ही मुंह फाटे तो, यानी कि वो उसको मुंह फट समझेंगे कि भाई आप मुंह पे बात कर रहे हैं। अच्छा, वो सेंसिटिव भी ज्यादा होते हैं। ज्यादा वो इमोशनल सजेस्टिबल होते हैं। ओके 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 ओके। इसीलिए आप कभी एक फैमिली का एनवायरनमेंट अगर आप नोट करें ना, फर्ज करें एक बहू है घर में जी, अब वो फर्ज करें कि वो फिजिकल सजेस्टिबल है और उसकी सास जो है वो इमोशनल सजेस्टिबल है। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। अब सास जो है वो क्या करेगी, इनडायरेक्ट बात करना चाहती है उस बहू के खिलाफ। जब वो इनडायरेक्ट बात करेगी ना, तो बहू माइंड करेगी कि मुझे सीधा क्यों नहीं बताती हो। अगर ये सास को ये समझ आ जाए कि मेरी जो बहू है वो फिजिकल सजेस्टिबल है, तो मैं इसको सीधी बात करूं, उसको अच्छा लगेगा। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। तो ये पर्सनैलिटी को भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फिर इसके पीछे एक साइंस है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अगला बंदा फिजिकल सजेस्टिबल है या इमोशनल है।
हाँ, ये मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि हम कैसे अंदाजा लगाएं कि एक बंदा फिजिकल है या इमोशनल है। देखें, इसमें एक साइंस आर्ट है जिसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, एनएलपी। एनएलपी जिसे। ओके। थ्रू एनएलपी यू कैन आइडेंटिफाई कि ये बंदा फिजिकल सजेस्टिबल है या इमोशनल सजेस्टिबल है। तो देखें, ये साइंसेस एक के साथ एक जुड़ी हुई है। थ्रू बॉडी लैंग्वेज आप पता चला सकते हैं कि ये फिजिकल सजेस्टिबल है या इमोशनल सजेस्टिबल है। बिल्कुल। तो बॉडी लैंग्वेज में जिसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ, वॉइस टोन है। यूजुअली जो जिनकी वॉइस टोन हैवी होती है दे आर फिजिकल सजेस्टिबल, जिनकी वॉइस टोन स्लो होती है दे आर इमोशनल सजेस्टिबल। तो आप बंदा बैठते ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा, अब मैंने बात कैसे करनी। तो ये साइंसेस सारी जुड़ी हुई हैं। एक अब देखिए, हम डार्क साइकोलॉजी से शुरू हुए थे, हम एनएलपी की तरफ आ गए। तो ये चीजें अगर आप इंटरलिंक्ड हैं आपस में, इंटरलिंक्ड हैं, हम एक के बगैर दूसरे की बात नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। ठीक है, फिर आप समंदर नहीं बन सकते। बिल्कुल। ठीक है, फिर आपके पास लिमिटेड चीज होती है, फिर आप फंस जाते हैं। बेशक बेशक। सर, एक टेक्निक होती है सोशल प्रूफ। जी, ये आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये क्या होती है। मुझे बताइएगा कि कहा यह जाता है कि उसके थ्रू आप किसी का रवैया बहुत आसानी से तब्दील कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। सोशल प्रूफ का मतलब होता है सोशल मीन के जो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें, अगर आप चाहते हैं ना जी जी कि हमारा बच्चा जो है वो सब्ज़ी खाए, ठीक है ना, आप खुद सब्ज़ी खाना शुरू कर दें। अच्छा, ठीक है ना, यानी कि हमें हमेशा एक इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, आप वही करते हैं जो ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं। ठीक है ना, फ़र्ज़ करें अगर कोई आज एक फैशन नया स्टार्ट हुआ है तो आप क्या करेंगी? उसको अडॉप्ट करेंगे। कर आपको ट्राई जरूर करोगे। हाँ, हाँ। ये क्या है? ये सोशल प्रूफ है। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाना। ठीक है ना, कि लोग जो कह रहे हैं आपने वो करना है। तो अगर आप किसी को इस तरह कन्विंस करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपका बेटा हो सकता है, कोई आपका कॉलीग हो सकता है, तो आप फिर या तो साइड पे हो कि दूसरे लोगों में ये चीज कर लें। फर्ज करें एक बड़ा टॉक्सिक बिहेवियर है आपके कॉलीग का, बच्चे का, फ्रेंड का, तो उसके लिए आपको एक सिचुएशन क्रिएट भी करनी पड़े ना। ठीक है, तो वो करवा लें। 10 फ्रेंड्स को तैयार कर लें कि भाई आप ये काम करो जो आपने उनसे करवाना। वो जब वो करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं करने लग जाएगा। तो समटाइम आपको ये करना पड़ता है। इसको हम ना साइको ड्रामा कहते हैं। इफ यू आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल सिचुएशन टू इन्फ्लुएंस समवन, दिस इज कॉल्ड साइको ड्रामा, या इसको हिप्नो ड्रामा भी कहते हैं। यानी कि थ्रू हिप्नो ड्रामा और साइको ड्रामा आप किसी को इनडायरेक्टली कन्विंस कर सकते, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप कन्विंस हो गए। अच्छा, बिलफर्ज एक फैमिली में 10 से 12 लोग हैं, उसमें सिर्फ एक बंदा ऐसे है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, सबसे अलग है और बगावत पे उतर आता है। अब उसके दरमियान हम कैसे साइको ड्रामा क्रिएट करें कि वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए, उसका एटीट्यूड नॉर्मल हो जाए? देखिए, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। एक तो वो जो टॉक्सिक पर्सन है, क्या वो बाई पर्सनैलिटी टॉक्सिक है? बाई पर्सनैलिटी को जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, जो डॉग पर्सनैलिटीज में आते हैं, जैसे नार्सिसिस्ट है, मैकियावेलियन है, साइकोपैथ्स हैं। अब ये वो लोग होते हैं, ये बाई पर्सनैलिटी होते हैं। बाई पर्सनैलिटी वालों को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको चेंज करना। हाँ, बिल्कुल। दिस इज द सिंपल सोल्यूशन। हाँ, अगर उसमें कोई सिम्टम्स आ गई हैं तो फिर आप सिम्टम टू सिम्टम उसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, उसको डिसऑर्डर नहीं है, उसमें सिम्टम्स आ गई, तो आप सिम्टम टू सिम्टम मैनेज कर सकते हैं कि एक एक चीज करके उसकी पहले चेंज करें। हमेशा इंसान को एज ए होल चेंज नहीं किया जा सकता। हमारी पता कोशिश क्या होती है कि हम एक ही दम कहते हैं यार तू ठीक हो जा, इस तरह ठीक नहीं आप होते। आप एक पर्सन को देखें, उसमें एक एक चीज को पहले जो सबसे बड़ी चीज है उसको चेंज करें, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। अगर आप 3-4 चीजें चेंज कर देते हैं ना तो बंदा चेंज हो जाता है। अच्छा, उसके अंदर वो टॉक्सिसिटी के एलिमेंट्स आए भी उन्हीं फैमिली वालों की वजह से है, उनका बिहेवियर, एटीट्यूड उनके साथ नेगेटिव रहा है। हाँ, अगर वो पर्सनैलिटी नहीं है तो सिर्फ एक देखें, एक टॉक्सिक बिहेवियर है, एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी है। टॉक्सिक बिहेवियर जो है वो मैनेजेबल है, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बाई पर्सनैलिटी आप टॉक्सिक है तो फिर सोल्यूशन। अच्छा, आपने 3 पर्सनैलिटीज बताई थी टॉक्सिसिटी की, तो वो थोड़ा सा टॉक्सिक लोगों की, बिल्कुल उसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं? जो टॉक्सिक पर्सनैलिटीज होती है ना, वो बेसिकली 3 है, जिनको हम ट्राइएड भी कहते हैं। ओके, ट्राइएड 3 यानी कि टॉक्सिक पर्सनैलिटीज हैं। उसमें एक नार्सिसिस्ट है, एक मैकियावेलियंस है और एक साइकोपैथ है। ओके, कुछ इनमें खूबियां कॉमन है, तीनों में 2-3 खूबियां कॉमन है कि एक तो ये है कि
ये मैनिपुलेशन करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, और इनमें एम्पैथी नहीं होती। ओके, यानी एम्पैथी का मतलब है कि इनमें कोई एहसास नहीं डिसेंसिटाइज हो होता। जाते हैं ये लोग। हाँ, उनमें एहसास नहीं होता, ओके, यानी किसी का एहसास नहीं करेंगे, रहम नहीं करेंगे। एक होता है ना बंदा इमोशनल हो जाता है किसी को, इनमें वो चीज़ नहीं है। तीनों में ये 3 चीज़ें कॉमन है, कंट्रोल, मैनिपुलेशन और लैक ऑफ एम्पैथी, ये तीनों में कॉमन है। अब अलग-अलग मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें ये जो नार्सिसिस्ट हैं जी, वो कंट्रोल भी करेंगे, वो मैनिपुलेट भी करेंगे, उनमें एम्पैथी भी नहीं होगी, लेकिन उनका तरीका ये होता है ये सारा काम करने का कि वो अपनी तारीफ के चक्कर में ये सारा कुछ कर जाते हैं। यानी कि अपनी तारीफ के लिए वो मैनिपुलेट भी करेंगे, वो कंट्रोल भी करेंगे, उनमें एम्पैथी भी नहीं होगी, और वो बार बार करेंगे। जैसे फर्ज करें एक नार्सिसिस्ट आपका सुपरवाइजर है, फर्ज करें एक ऑफिस में एक मैनेजर है जी, लाइन मैनेजर, वो नार्सिसिस्ट है। हम्म, उसने 6 अपने जूनियर कोलीग से काम करवाया, सारा काम शाम करवा के बॉस के सामने रख दिया कि ये मैंने किया। सारा मैनिपुलेशन क्रेडिट की, खुद ले गया। मैनिपुलेशन की। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। मैनिपुलेशन करेगा तो वो जो 2 कोलीग होंगे या एक कोलीग होगी जिसने काम किया होगा, उसको रात को नींद आएगी? कभी भी नहीं। उसको तो नींद नहीं आएगी। इसका मतलब उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। नार्सिसिस्ट को कुछ नहीं होने लगा। अच्छा, उसको कुछ नहीं होता। उसको तो एंजॉय कर, उसकी तो खुराक है किसी को मैनिपुलेट करना। जब तक वो मैनिपुलेट नहीं ना करता, वो बढ़ता ही नहीं। उसकी खुराक, उसको नींद नहीं आती, उसकी खुराक मैनिपुलेशन है। उफ, ये तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक। तो ये नार्सिसिस्ट है, यानी कि नार्सिसिस्ट जो है वो ये तीनों काम करता है। कैसे करता है? अपनी तारीफ करवा के। जो मैकियावेलियन है ना, वो अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहता। अच्छा, कुछ भी हो जाए उसको कंट्रोल करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े, किसी पे रहम ना करना पड़े, वो कहता है कि मैं ही हूं। ये उसमें होता है, डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट, यानी ग्रैंडियोसिटी उसमें पाई जाती है कि मेरे जैसा कोई और नहीं है। वो इस चीज को शो करने के लिए किसी को तबाह कर सकता है। उफ। और जो साइकोपैथ्स होते हैं उनमें बिहेवियर थोड़ा सा क्रिमिनल टेंडेंसीज होती। अच्छा अच्छा, यानी कि वो किसी का इस हद तक नुकसान कर सकते हैं कि उसकी डेथ भी हो सकती। यानी कि कुछ काम निकलवाने के लिए उसको मार भी सकता है वो। और ये काम बार बार कर, साइकोपैथ की निशानी एक तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी करता है। हाँ। और ये बार बार करता है। अगर पकड़ा भी जाए फिर भी आपको ऐसे साइकोपैथ मिलेंगे, अगर वो जेल भी चले जाते हैं, जब वापस आएंगे फिर वो ये काम करें। ये साइकोपैथ की निशानी है कि क्रिमिनल एक्टिविटी करना किसके लिए? किसी को चाहे कंट्रोल करना पड़े, चाहे मैनिपुलेट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि उसमें तो रहम ही नहीं है ना, जो कि एम्पैथी तीनों में नहीं है। ठीक है। तो ये लोग काला जादू भी करते हैं, इस हद तक भी चले जाते हैं? ये तो बेसिकली यहाँ से आउट है। इन्होंने काला जादू क्या करना? किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए? नहीं, हाँ, किसी की हेल्प ले सकते हैं। ओके। हाँ, जरूरी नहीं कि इनको ये सारी चीजें आती होंगी। ठीक है। यानी कि किसी को डैमेज करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो ये इनको कॉमनली ट्रायड भी कहते हैं क्योंकि 3 है, और इनको डार्क पर्सनालिटीज भी कहते हैं। और ये बाई बॉर्न डार्क पर्सनालिटीज होते हैं। इनका मेंटल स्ट्रक्चर, इनका जो जेनेटिक मेकअप वैसे ही डिफरेंट होता है। ये तो बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे लोगों से तो बचना चाहिए। इनडायरेक्ट साइकोलॉजी में टर्म होती है आइसोलेशन टेक्निक के बारे में मैंने सुना है कि किसी सेकंड पर्सन को, कोई आपका जानने वाला है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उससे दूर करने के लिए आप ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि ये बंदा इससे दूर हो जाए, क्योंकि इसको तो समझ नहीं आ रही कि इसको नुकसान पहुंच रहा है। तो इस टेक्निक के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, आइसोलेशन टेक्निक कई तरह से की जाती है और ये डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक है। यानी कि आइसोलेशन में ये होता है कि कई अप्रोचेज हैं। जिस तरह फर्ज करें, एक आइसोलेशन होती है लव बॉम्बिंग में। अच्छा। यानी कि एक डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक है। पहली बात तो ये ओके कि अब जैसे ये होता है ना कि ये ज़्यादातर रिलेशनशिप में इस्तेमाल होती है। ये लोग रिलेशनशिप में इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें किसी की ज़िंदगी में कोई लड़का आता है, सपोज जी, किसी की ज़िंदगी में एक लड़का आया, उसने आते ही इतनी अफेक्शन शो की है, चाहे गिफ्ट देने की मामला हो, चाहे टाइम देना हो, चाहे घुमाना फिराना हो, और वो थोड़े अरसे में, यानी विद इन अ कपल ऑफ वीक्स माइट बी, वो उसको इतनी प्यार मोहब्बत देगा ना, तो उससे होता क्या है कि उस बंदी का जो डोपामीन लेवल है ना, वो ऊपर चला जाता।
अच्छा, अब डोपामीन प्लेयर देता है, ओके, हैप्पी वो हार्मोन है, हैप्पी नहीं, प्लेयर हार्मोन है। हैप्पीनेस हार्मोन में और प्लेयर हार्मोन में फर्क है। ओके, प्लेयर हार्मोन जब ऊपर जाता है ना हम्म, तो वो फिर नीचे भी आता है। जब वो आपको अफेक्शन नहीं दिखा रहा होता है। जब देखें, जब अफेक्शन दिखा रहा है, डोपामीन ऊपर जा रहा है, आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं, कहते हैं क्या जिंदगी है। जब वो फिर आइसोलेट होता है, वापस जाता है, तो आप तड़पते हैं, क्योंकि आपने देखें जिंदगी में याद रखें जी, कि डोपामीन, फर्ज करें आप में इतना है नॉर्मल, जी, अगर आपने किसी वजह से डोपामीन इतना कर लिया ना, हम्म, तो इस पे जो आपको मजा आएगा ना, फिर डोपामीन ने वापस उसी जगह आना होता है, आप उस पे रह नहीं सकते। ये ऐसे ही है जैसे नशे वाली ड्रग नहीं होती, जी, 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 नशा भी ब्रेन के उसी हिस्से पे काम करता है जिस तरह ये आइसोलेशन टेक्निक काम कर रही। अच्छा, यानी कि आपको लव बम्बिंग मिली, नशे की तरह डोपामीन ऊपर गया, जब वो वापस पीछे गया, आइसोलेट हुआ, तो डोपामीन जब नीचे आता है तो आपको वो क्रेविंग होती है, और क्रेविंग आपको उसी चीज की होती जिस चीज की वजह से डोपामीन ऊपर गया था। ओके, चाहे वो आप बिरयानी खाने से डोपामीन ले जाएं, चाहे आप कोई ड्रग एडिक्शन करें, चाहे वो कोई आपका फ्रेंड हो का या आपका कोई रिलेशनशिप वाला हो, तो वैसे ही डोपामीन क्रैश जब होती तो आपको उसी चीज़ की क्रेविंग होगी, चाहे वो इंसान है, चाहे ड्रग है, चाहे फूड है, चाहे कोई आदत है, चाहे कोई बिहेवियर। तो आप फिर उसके पीछे रह नहीं सकते। फिर होता क्या है जी, कि आप उसको फॉलो करते हैं। ओके, जब फॉलो करते हैं ना, फिर आपकी वो अपनी मर्जी से आपसे चीज़ें मनवाता है, फिर आपको टाइम देता है। ओह, तो फिर हो सकता है उन दौरान आपसे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिसकी वजह से फिर आप उसको वैसे चाह के भी ना छोड़ सकें। ओए आप होए कंट्रोल होए, इतना, आपको हाईजैक कर लेता है बंदा। तो बहुत खतरनाक है, खतरनाक ऐसे हो रहा है, हो रहा है, ये तो आम आप है। ये तो हो रहा है। लोग कितने मैनिपुलेट होते हैं इस तरह, ये उनकी साइलेंट जिंदगियां। साइलेंट ट्रीटमेंट भी इसी में फॉल करती है। साइलेंट ट्रीटमेंट का थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है। साइलेंट अच्छा, ट्रीटमेंट में जरूरी नहीं कि आप लव बम्बिंग करें, ठीक है अच्छा, ना, आपका रिलेशनशिप है, आप बीच में वैसे ही गायब हो जाते हैं, अच्छा, ठीक है ना, ठीक है, इग्नोर करने लग जाते हैं, तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट। ठीक है। हाँ, सर, फुट इन द डोर टेक्निक के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, फुट इन डोर टेक्निक भी कंट्रोल करने की एक आदत, एक तरीका है, एक डार्क मैनिपुलेशन टेक्निक है। इसमें ये होता है कि यूजुअली जब आप किसी से कोई छोटी चीज मांगते हैं ना, तो वो आराम से दे देता है। हाँ, फर्ज करें मैंने आपसे ये पेज मांगा है, तो आप नहीं देंगे, आप कहेंगे ले ले। हाँ, फिर अगले दिन मैंने आज पेज मांगा, अगले दिन मैं बॉल पेन मांगता हूँ, आप वो भी दे देंगे। हाँ, 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 यानी कि अगले दिन मैंने जो है ना आपसे थोड़ा गाड़ी मांग ली थोड़ी देर के लिए। अब होता क्या है कि जब आपका ब्रेन एक डायरेक्शन में जाना शुरू करता है ना, तो वो इम्पल्सिव हो जाता है। अच्छा, आज आपने छोटी सी चीज दी, कल आप उससे बड़ी भी दे सकते हैं, उसके बाद अगली और भी कुछ भी कर सकते हैं। तो होता क्या है कि आपने देसी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, फुट इन द डोर टेक्निक का मतलब है आपने सिर्फ दरवाजे में पैर रखना है, फिर घर आपका। अच्छा, फुट इन द डोर डोर, टेक्निक, फुट आपने दरवाजे में दरवाजे हल्का के सा में। रखना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, उसमें 2-3 न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट हैं। जब आप किसी को कुछ चीज देने लग जाते हैं ना, चाहे वो छोटी सी हो, जी, जी, फिर अगली दफा आप थोड़ी सी बड़ी चीज भी मांगते हैं ना, तो ये इम्पल्सिव हो चुका होता है, ये देने के लिए रेडी होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ही जाएगा ये वो। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपका जो माइंड है ना, जी, 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 ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरह काम करता है। अच्छा, 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 जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है ना कि जी, आप कोई चीज फेंकते हैं ना, तो वो हाँ, चलती रहती है अनलेस कि आप उसे रोकते नहीं। रोकते नहीं है। तो दिमाग जिस डायरेक्शन में एक दफा चल पड़ता है ना, उसी में आगे आगे चलता रहता है। कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो ओवर थिंकिंग का रात को, कि आपने एक चीज के बारे में सोचा हो, आप उसी डायरेक्शन में बहुत आगे चले जाते हैं, ओह यस, नींद भी नहीं आ रही होती। तो ये माइंड की एक नेचुरल, आप कह लें कि एक हैबिट है, स्टेट है, स्टेट ना कहें, एक उसका ट्रेंड है कि माइंड जो है वो इम्पल्सिव हो जाता है। तो ये फुट ऑन द डोर टेक्निक ये है कि आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आए ना जो बहुत माइनर सी चीज मांगे, तो जरा गौर कर लीजिएगा। अच्छा, तो उसके बाद उसने बड़ी चीज भी मांगनी, आहिस्ता आहिस्ता आदत बनाएगा ना वो आपकी। मैंने देखा कुछ लोग पता क्या करते हैं, ऐसे ही आपके साथ जाए ना शॉपिंग के लिए, ऐसे 200 रुपया मांग लेते हैं। हाँ, और बस वो 200 दे दिया, बस हाँ। वो मांगते ही इतना है ताकि कोई पूछे ही ना। सही बात है।
ठीक है ना। तो जी, जी। इसी तरह आप जब छोटी सी चीज मांगते हैं फिर उससे बड़ी बड़ी, तो ये फोटो ऑन द डोर टेक्निक ऐसे काम करती है। तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे, अगर आपसे कोई बंदा बहुत माइनर सी चीज मांगता है ना, तो उसका कोई मकसद होता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे बचें इस चीज से? देखें, पहले तो आपने ये देखना है कि क्या ये डार्क पर्सनैलिटी है। डार्क पर्सनैलिटी का अगर आपको पता चल जाए तो वो हर तरह से आपको यूज़ कर सकता है, तो आप फिर उस पर्सनैलिटी से भी अवॉइड कर सकते हैं। हम्म, उसमें ये होता है कि ऐसे लोग, कुछ निशानियां मैं आपको बता दूं, हम्म, कि ऐसे लोग जो है ना वो कभी भी सोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। हम्म, आपने उनको स्पॉट करना है, आप इधर उधर देखेंगे ना आपको वो लोग मिल जाएंगे। जी, जी, जी। वो हमेशा नेगेटिविटी की बात करेंगे, हमेशा हम्म, आपको उनसे नेगेटिव वाइब्स आएंगी। हाँ जी। ठीक है ना। आपका ब्रेन सिस्टम एक ऐसा भी है जो आपके दिल में भी होता है और आपके मैदे में भी होता है। जो हम्म, गट फीलिंग आती है ना, गट फीलिंग, वो इसलिए होता है कि आपके मैदे में भी एक छोटा सा ब्रेन होता है। अच्छा, मेदे हाँ, में भी छोटा सा ब्रेन होता है? टेक्निकली आपके 3 ब्रेन होते हैं। यू हैव ओ, 3 ब्रेन्स इन योर बॉडी। ये वाला जो लॉजिकल ब्रेन है, जी, 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 जी। ये जो दिल वाला है ये इमोशनल ब्रेन है, ओके, ओके, और जो गट वाला है वो गट फीलिंग वाला ब्रेन है। ओके। तो सम टाइम अगर आपको कुछ लग रहा है ना कि ये बंदा ठीक नहीं, जी, तो जी, जी। उसमें काफी हद तक सच्चाई होती है, क्योंकि वो उसको बड़े तरीके से सेंस कर रहा होता है। सिक्स सेंस जिसको हम कहते हैं। सिक्स सेंस से भी अगली चीज है गट फीलिंग। गट फीलिंग जी। ओके। तो गट फीलिंग के ऊपर आप जरूर करें कि आप ऐसे बंदे के साथ जब बैठेंगे ना, डार्क पर्सनैलिटी वाला जो होता है, बैठने से आप एनर्जी लूज करेंगे, आपको मोटिवेशन ही नहीं आएगी, हाँ, एनर्जी हाँ, नहीं हाँ, आएगी, हाँ, ड्रेन होगी आपकी ड्रेन एनर्जी। एनर्जी, वो खींच लेता है आपकी एनर्जी। उफ। तो ये गट फीलिंग काम करती है। तो अगर आपको कहीं लग रहा हो ना, तो आप जरूर उसके ऊपर, हाँ हो सकता है कि आपकी आपकी जो माइंड रीडिंग है वो ठीक ना हो, बंदा ठीक भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल। आप एक दफा कॉन्शियस जब होंगे ना, हाँ, हाँ, हाँ। फिर आपको और ज्यादा पता लगने लग जाएगा कि वाकई ये ठीक नहीं। कहीं ना कहीं 2-4 मौकों पे आपको पता चल जाएगा, सही कह रहे फिर आपको कंट्रोल करेगा। फिर उसमें कोई ना कोई टेक्निक यूज कर रहा होगा, जिस तरह फर्ज करें लव बम्बिंग है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। सिचुएशन क्या है, बिल्कुल। ठीक है, फुट इन द डोर टेक्निक है या गैस लाइटिंग है। तो गैस लाइटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं अच्छा प्लीज। समीरा, गैस लाइटिंग ये होती है, ये यूजुअली जानने वाले लोग ही करते हैं। अच्छा, अच्छा। ये स्टूडेंट्स में भी होती है, कॉलीग्स में भी होती है, फैमिली मेम्बर्स में भी होती है। यानी कि ऐसे आके किसी को कह देना, आज आप बड़े नर्वस लग रहे हैं। जब आप ये बात करते हैं ना, वैसे कहने को तो आप तारीफ ही कर रहे हैं कि पहले आप ठीक होते हैं, आज ही नर्वस लग रहे हैं। वो बड़ा कॉन्फिडेंट तरीके से कहता है। वो बंदा ना डाउट में चला जाता है। हाँ। अच्छा मैं नर्वस लग रहा हूँ। एक चीज जरूर सोचिएगा, हाँ। कि दिमाग में आप जिस तरह की चीज पे फोकस करते हैं वो बढ़ती है। अच्छा। यानी कि आपने सोचना शुरू किया ना, अब जो गैस लाइट होता है ना, गैस लाइटिंग जो करते हैं वो आपको सेल्फ डाउट में डाल देते हैं। यानी कि मैं अपने आप पे शक करने लग, अच्छा मैं आज नर्वस लग रहा हूँ। जब आप इसी चीज पे सोचेंगे ना, और जो लोग ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, वो तो सोचते सोचते घर चले जाते हैं, रात को नहीं, अच्छा मैं आज नर्वस लग रही थी या लग रहा था। अब वो इस चक्कर में ना सोची जा रहा है, ओवर थिंकिंग होगी, ओवर थिंकिंग होगी, काम नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस वीक होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस लाइटिंग पर अच्छी थी? कभी भी नहीं। इट्स वेरी नेगेटिव। अगर आपको रूटीन में गैस लाइटिंग हो रही है ना, आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है, शेक हो जाएगा, शेक हो जाएगा। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये भी उनकी निशानी होती है कि आपको गैस लाइट करते हैं जो टॉक्सिक लोग होते हैं। वो ये भी तो कह सकता था कि माशाल्लाह आज बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही, ये भी तो कह सकता, क्यों नहीं कहा उसने? बिल्कुल। Why he or she is preferring negative things? क्योंकि वो उसकी खुराक है, आपने जैसे बताया। ऐसे ही है, ये टॉक्सिक लोगों की खुराक है, वो पलते ही नहीं चीजों पे। हाय 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 हाय, बड़े खतरनाक। तो आप इनको स्पॉट करके टाइमली जो है वो उनसे दूर हो जाए। दूर हो जाए। हाँ। अच्छा, इनका हल यही है कि इनसे दूर हो जाए, या नहीं फिर नहीं, इनका कुछ देखें समीरा, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग भी देखें। पहली बात तो ये आपने ये समझना है कि टॉक्सिक लोग जो है ना, उनका कसूर नहीं है। अच्छा, उनका कसूर नहीं, ये वो बाय पर्सनैलिटी ऐसे हैं। गॉट इट? बाय पर्सनैलिटी, वो बाय डिफॉल्ट बने ऐसे, उनका जेनेटिक में या ब्रेन स्ट्रक्चर उनकी ऐसी। तो पहली बात तो ये है कि कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स, फैमिली लोग ऐसे होंगे जिनको आप छोड़ तो नहीं सकते। अल्लाह ना करे आपका किसी का हस्बैंड ही
बुरा है, टॉक्सिक है या गैस लाइटिंग करता है या नार्सिसिस्ट है, हाँ जी, तो वो अब क्या करे? वो तो बेचारी मजबूर हो जाएगी। उसके लिए मैं 3 सॉल्यूशंस देता हूँ। अच्छा, क्या? अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ ज़ाहिर है अलहदा नहीं हो सकते, आपको रहना है, बहन है, भाई है, जी फादर हैं, मदर हैं, जी, ठीक है ना। आप कुछ लोग ये भी कहेंगे नहीं नहीं मदर फादर कैसे टॉक्सिक हो सकते हैं, हो सकते हैं, होते हैं, पेरेंट्स भी होते जी हैं। बिल्कुल होते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एवरी फादर एंड मदर इज नॉट हीरो, ठीक है ना। हर माँ बाप हीरो नहीं होता औलाद के लिए, वो उनमें भी यही चीज़ें पाई जाती हैं। फरिश्ते तो नहीं है, वो भी इंसान ही है। तो 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जी, अगर आपके साथ कोई टॉक्सिक बंदा है और आप उसके साथ रहना भी चाहते हैं, हाँ, नंबर 1 उनके साथ बाउंड्री सेट करें। यानी आप उनको बता दें ये मेरी लिमिट्स हैं, काइंडली वो ज़रूर ख्याल करेगा। फिर अगर आपका कोई कॉलीग बॉस वो टॉक्सिक है, उसके साथ आपकी बाउंड्रीज थ्रू रिटन कम्युनिकेशन हो। ओके, ईमेल डालें, व्हाट्सएप पे, वर्बली कोई बात नहीं करें, क्योंकि वो आपकी वर्बल बात के ऊपर आपको मैनिपुलेट करेगा। जैसे कि आपने कोई बात की, वो अगले दिन तुसी मैनू दस्सिया ही नहीं, कब आपने मुझे बताई ये बात, वो मैनिपुलेट करेगा। आपने रिटर्न भेजना है, ठीक, प्रूफ होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। देखें समीरा, मैं आपको बताऊं कि अगर दुनिया में ये लोग ना हो इस तरह के, तो हमें दफ्तरों में ये बायोमेट्रिक फेस रिकग्निशन सिस्टम हाजिरी के लिए चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। जो अच्छे इंसान है उन्होंने वैसे भी आना है, टाइम पे आना। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है जो मैनिपुलेट करते हैं। शुरू में बायोमेट्रिक आया ना, तो हमारे ऑफिस में एक बंदी थी, वो कहती थी जब वो नहीं ना आती थी, वो कहती थी मेरा अंगूठा ही नहीं लगा। यानी कि अगर कल लग रहा है तो आज क्यों नहीं लग रहा? बिल्कुल। यानी वो ऐसे एक पाँव पे खड़ी हो जाती थी, वो कहती मेरा अंगूठा ही नहीं लगा, मैं तो 7 बजे आ गई थी। देखे ना, वो मैनिपुलेट कर रहा है ना। उसको अभी तक ये नहीं पता था कि भाई ये मशीन झूठ नहीं बोलती, या मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं, ये इंसान नहीं है। जब उसको साइंटिफिकली बिठा के रिकग्नाइज करवाया ना, तो फिर मानी कि ठीक है कि भाई ये इतने लोग आ रहे हैं, किसी और का तो नहीं मिस हुआ कि सिर्फ आपका ही अंगूठा मिस हुआ। तो ये इस हद तक आपको मैनिपुलेट करते हैं। इनके साथ ओपन कम्युनिकेशन आपने रखनी है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जी, आपने अगर मैनेज करना है ना टॉक्सिक लोगों को, तो उनके सामने कभी रिएक्ट ना करें। लेट मी एक्सप्लेन जी। जो नार्सिसिस्ट होंगे या कोई भी टॉक्सिक 3 कैटेगरीज में से कोई भी होता है ना, उनके सामने आपने रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट का मतलब होता है अगर वो आपसे कोई बात करते हैं जी, अजीब तरीके से जी, तो यूजुअली हम इंसान हैं, हम अचानक कोई जवाब देते हैं। बेशक। जो आप अचानक जवाब देते हैं ना, वो रिएक्शन होता है। अगर आप सोच समझ के जवाब देते हैं ना, तो उसको रिएक्शन नहीं कहते, उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। जवाब देना सोच समझ के। देखिए एक जवाब अचानक निकल जाता है जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो नार्सिसिस्ट के सामने आप रिएक्शन नहीं करना, क्योंकि रिएक्शन हमेशा गलत होता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। किसी ने एक नार्सिसिस्ट ने आपने गुस्से से बात की, तो अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो आप भी गुस्से में हो जाएंगे। अब वो क्या करेगा? दोबारा वही मेरी बात याद रखिएगा, वो आपके गुस्से को बहाना बनाएगा कि इसने मेरे से गुस्सा किया। वो ये तो नहीं कहेगा कि मैंने पहले गुस्से में बात की थी। इल्जाम सारा आप पे आ जाएगा, क्योंकि उसने आपके रिएक्शन, आपके इमोशन से फीड लेनी है। अब वो हर जगह जाके कहेगा कि जी मुझे तो इसने मेरे से बदतमीजी की। वो ये तो नहीं कह रहा कि स्टार्ट किसने किया। इसीलिए उनको ये मौका ही ना दें, उनको ये खुराक ही ना दें। आप रिस्पॉन्ड करें बड़े तहम्मुल से, इट्स ओके, आई विल डू दैट, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल आप तहम्मुल से। तीसरी चीज, पहली क्या थी? बाउंड्री सेट करना है। दूसरा, उनके साथ रिएक्ट नहीं करना। तीसरा, अपने साथ एक ऐसा ग्रुप बनाएं अच्छे लोगों का जो आपको सपोर्ट करें, जो आपके लिए कोई विटनेस बन जाए कि हाँ जी इसने तो बात ही नहीं की थी। हाँ, ये बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि ये साथ आपने एक सपोर्ट ग्रुप रखना है। अगर आपका सपोर्ट ग्रुप नहीं ना, फर्ज करें आप ऑफिस में और आप कोई नार्सिसिस्ट आपका बॉस है, तो फिर आपका जो सपोर्ट ग्रुप नहीं है ना, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही। सपोर्ट ग्रुप बनाएं। और समीरा, आपके लिए, मैं आपके ऑडियंस के लिए बता दूं जी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, हाँ, हमारे यहाँ पाकिस्तानी कल्चर में बॉसेस में ज्यादा नार्सिसिस्ट है। वेरी ट्रू, ऐसा ही है।
और उसकी वजह पता है क्या है? हम्म, वो बॉस बने ही इसी बिहेवियर की वजह से। लोगों के काम क्रेडिट्स ले लेके, क्रेडिट ले लेके ऊपर चले जाते हैं। हाँ, मेंटली अनस्टेबल होते हैं ना। मैंने एक आध स्टडी देखी है जी। कि बेसिकली लोग जो है ना, जो छोड़ते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, जी। वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ते, हम्म, वो बंदे को छोड़ते हैं उसको। तो मेरी यहाँ पे लाइन भी है, हम्म, पीपल डोंट रिजाइन कंपनीज, हम्म, पीपल रिजाइन पीपल। वेरी डीप। जो कंपनीज होती ना, वो तो आपका एक सेकंड होम बन चुका होता है। बेशक बेशक। आप एक जगह पे 5-7 साल गुजार रहे हैं ना, तो आपका जाने का दिल नहीं करता। दूसरा घर होता है वो आपका। वो पीपल रिजाइन पीपल। सर, रिवर्स साइकोलॉजी में एक टेक्निक होती है जिससे आप अपने मनपसंद शख्स से कोई भी बात मनवा सकते हैं सेकंडों में, तो उस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखें, इसमें पहली बात है कि जो रिवर्स साइकोलॉजी है, हम्म, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी एक ब्रेन के अंदर एक थ्योरी होती है जिसे हम थ्योरी ऑफ रिएक्टेंस कहते हैं, कि अगर आप किसी को सीधी बात करें ना, तो दिमाग उसको चैलेंज करता है, वो ठीक है। मानता नहीं। जी। तो अगर आप उल्ट बात करें, तो क्योंकि जो आपने उल्ट बात करनी है ना, वो उसके उल्ट करने का सोच रहा होता है। अच्छा, ठीक है ना? हर इंसान का दिमाग ऐसे काम ये करता है। यूजुअली, यानी कि वहां पे ज्यादा ये होता है जहाँ पे मैनिपुलेशन ज्यादा है। मैं पाकिस्तानी कल्चर की ज्यादा हाँ, बात मतलब कर, यहाँ पे तो आम ही है फिर। देखिए आप गोरा कल्चर में जाएंगे ना, जी जी जी। वो आपको सीधी बात करेंगे, हाँ, सही आपको बात। घुमाने फिराने। यहाँ पे देखें, आप किसी गोरे से पूछते हैं ना कि आज आप ठीक नहीं लग रहे, कहता हाँ मैं रात को सोया नहीं था। आप इधर किसी को भी कह देना, पहला जवाब नो आता है। हाँ, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, क्या हो हाँ, गया। किसी को आप कह देना कि आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, हाँ। कहते नहीं नहीं ऐसी आप इवन अच्छा भी कह दें, फिर भी पहला रिस्पॉन्स क्या है? नो। क्योंकि उसको पता है कि ये जो मुझे कुछ कह रहा है ना, इसमें उसका कोई फायदा है। हाँ, वो मैनिपुलेट तो वो कर रहा उल्ट है। करेगा। ओके। तो रिवर्स साइकोलॉजी में क्या होता है कि आप जो काम करवाना चाहते हैं ना, वो ना कहें, उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट कह दें, उल्ट कह दें। बल्कि कैसे, मिसाल के जैसे तौर पे? एक टेक्निक है रिवर्स साइकोलॉजी में जिसे हम फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट टेक्निक का नाम है। यानी कि लेमन लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में यही है कि डॉक्टर जिस फ्रूट से मरीज को रोकता है, वो ज्यादा खाता है, खाने की कोशिश करता हाँ जी, है। हाँ जी। तो अगर आप फर्ज करें किसी को, जैसे आपने क्वेश्चन किया, किसी को रिलेशनशिप में कोई बात मनवानी है, तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं? हाँ। देखिए, फर्ज करें आप अगर ये चाह रहे हैं कि आपको पता है कि मेरा एक दोस्त है या कज़न है जो टूर पे नहीं जाना चाह रहा, तो मैं उसको कैसे मना सकता हूँ कि वो मेरे साथ टूर पे जाए? एक तरीका तो ये है कि आप आए जी चलें टूर पे, आपने लाजमी जाना। ये तो डायरेक्ट साइकोलॉजी है। ये नहीं चलेगी, उसके साथ एटलीस्ट सिचुएशन में नहीं चलेगी, क्योंकि आपको पता है कि वो ऐसे नहीं जा रहा। अब आपने क्या करना है कि अच्छा हम तो टूर पे जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपका जाना बनता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ख़ास क्लास आती है। अच्छा। तो वो हर बंदा वहाँ पे जाता ही नहीं है। जब आपने ये बात करनी ना, वो इसको चैलेंज समझेगा। अच्छा क्यों नहीं जाता, मैं भी तो जा सकता हूँ, मुझे मेरी कोई क्लास नहीं है क्या? हाँ। तो आपने तो वही चाह रहे थे कि जाए, तो वो चला जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो ना जाए फिर? नहीं, आप देखें, आप ये उसकी उल्ट कर लें, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं कि वो ना जाए, वो नहीं जा रहा, वो जाना चाह रहा है, आप चाह रहे हैं कि ना जाए, तो आप इसकी उल्ट कर लें। उल्टा आप ऐसे करें कि यहाँ पे तो आप जैसे लोगों को जाना चाहिए, ठीक है? इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो कहेगा कि यार ये मेरी भी तो कोई क्लास है, मैं इन सब के साथ क्यों जाऊं? साथ में आप एक इसको एम्पलीफाई कर दें कि फलां भी जा रहा है, एक ऐसा बंदे का नाम ले दें जो आपके ऑफिस में छोटे छोटे मुलाजम भी जा रहे हैं, उसका फिर सिचुएशन को देखना होगा, तो फिर हो सकता है वो ना जाए। सर, अगर कोई इंसान चाहता है कि उसका जो मनपसंद शख्स है या फेवरेट पर्सन है वो हमेशा उससे प्यार करे और उसका एडिक्टेड रहे, तो न्यूरो साइकोलॉजी में कोई टेक्निक है इसकी? देखिए, न्यूरो साइकोलॉजी में एक बिहेवियर डेवलप कर रहे हैं जिसे हम साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अच्छा। जब आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल होंगे ना, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप उसकी इमोशंस में बैठ जाएं, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। अच्छा, वो कैसे? मिसाल के तौर इमोशंस पे? में होता है, ज्यादातर बॉडी लैंग्वेज इमोशन है, वॉइस टोन है,
ठीक है, एक टेक्निक होती है जिसे हम नेम कॉलिंग टेक्निक कहते हैं। ओके। देखिए, सबसे ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई नाम होता है ना, वो आपका नाम होता है। हाँ, सही बात। क्योंकि आपके सामने आपका नाम बहुत दफा पुकारा जाता है। तो जब किसी को, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ हमेशा रहे, कोशिश करें उसको बाय नेम कॉल करें, यानी हर बात पे, ठीक है, समीरा क्या ऐसा नहीं है, यानी थोड़ी देर बाद फिर आप उसका नाम ले, फिर बार बार। तो ये है कि उसका नाम उसके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ, तो जब भी उसका आप नाम लेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और अगली बात जो भी आप करेंगे उसको अच्छी लगेगी। बिकॉज whenever anybody is in the subconscious mind, उस टाइम जो बंदा उसके साथ जो बात कर रहा होता है उसको अच्छी लग रही होती। तो अगर आपके अंदर ये आर्ट है कि आप किसी को सबकॉन्शियस माइंड में रख सकते हैं, तो आपकी हर बात उसको अच्छी भी लगेगी, और आपको ज़ाहिर अच्छी लग रही तो आपको कैसे छोड़ के जाएगा। सर, लेकिन अगर उस बंदे का आपने निक नेम रखा हो तो उसको उसी निक नेम से पुकारें, अगर उसको पसंद है तो। अच्छा, देखें, अगर उसका फेवरेट नेम है, बहुत अच्छा नेम है, लेकिन अगर कोई निक नेम दूसरों ने रखा हुआ है जो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो फिर अपोजिट इफेक्ट आएगा और बुरा इफेक्ट आएगा। ठीक है सर, हम अपने इस पूरे टॉपिक को एक कूजे में बंद करते हैं। स्टार्ट हमने लिया था कि डार्क साइकोलॉजी में कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से आपके इल्म में लाए बगैर कोई भी आपको कंट्रोल कर सकता है। आपने टेक्निक्स तो बता दी, अब बताएं अगर कोई हमें कंट्रोल करता है तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं उससे। देखिए, पहली बात तो है कि समीरा, अवेयरनेस इज की टू सक्सेस। देखें, जितने आपके नाजरीन देख रहे हैं, इनको आज अवेयरनेस अगर हुई है तो ये बच सकते हैं कि यार ये टॉक्सिक लोग भी होते हैं। तो आपने एजुकेशन लेनी है। देखें, जहाँ तक बहुत जिक्र किया जाता है कि तालीम हासिल करें, चाहे आपको चीन जाना पड़े, ये तालीम यही है कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना सही तालीम है, कि आपने किसी से बात कैसे करनी, किसको अंडरस्टैंड कैसे। देखें, किससे कैसे बात करनी है आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना सबसे बड़ी एजुकेशन है। देखिए, हमारे कल्चर में मैनिपुलेशन कितनी ज़्यादा है। फर्ज करें ऐसे ही बैठे बैठे ये मैसेज आता है ना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मैसेज आया कि जी आपके 50,000 आए, आप हमें 5,000 दें तो हम आपको 50,000 ट्रांसफ़र कर देते हैं, और आप 5,000 उसको दे पे भी बैठे होते हैं। ये कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं इस तरह से। वजह ये है कि आप में अवेयरनेस नहीं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने जब तक अप्लाई ही नहीं करा, मैंने अप्लाई ही नहीं करा, या आप जीतो पाकिस्तान से आपका 1 तोला सोना निकला, आप गए ही नहीं है, या आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस होगी तो आप इससे बच पाएंगे। फिर लोगों को अंडरस्टैंड करें, जैसे डार्क साइकोलॉजी है तो ये लोग कैसे होते हैं आपको पहले पता चल जाए, आप प्रिवेंशन की तरफ जाएं ज़्यादा। मैनेजमेंट का तो गए तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं, मैनेजमेंट में तो नुकसान करवा के आप कुछ करेंगे ना। तो प्रिवेंशन पे जाएं, उनको अंडरस्टैंड करें कि क्या आपके इर्द गिर्द कोई डार्क पर्सनैलिटी का बंदा है, अगर है तो आपने उन्हीं तरीक़ों से उसको मैनेज करना है, उन 3 तरीक़ों से उनके साथ रह के चलें, अदरवाइज वो आपको ख़राब भी करें। तो आप इस तरह बच सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।